बीजेपी उम्मीदवार और एमपी की कैबिनेट मंत्री इमरती देवी के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने वाले कमलनाथ पर चुनाव आयोग की गाज गिरी है। कमलनाथ से चुनाव आयोग ने स्टार प्रचारक का दर्जा वापस ले लिया। चुनाव आयोग के इस कदम के बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस का प्रचार अभियान ठप पड़ गया, क्योंकि कांग्रेस के पूरे प्रचार के केंद्र में कमलनाथ ही थे और कांग्रेस उन्हीं के नाम पर वोट मांग रही थी। अब स्टार प्रचारक का दर्जा वापस लिए जाने के बाद कमलनाथ प्रचार के लिए जहां भी जाएंगे उनके जाने का सारा खर्चा उम्मीदवार के खाते में जुड़ेगा, तो उम्मीदवारों के लिए एक नई मुसीबत होगी। आयोग के इस फैसले से कांग्रेस पूरी तरह से तिलमिला गई है। अब कांग्रेस की तैयारी चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ कोर्ट जाने की है। कांग्रेस चुनाव आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी। राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने अपने ट्विटर हैंडल पर चुनाव आयोग की कार्रवाई को अलोकतांत्रिक बताया। तन्खा का कहना है कि आयोग ने बिना नोटिस दिए ये कार्रवाई की है। चुनाव आयोग के मुताबिक प्रचार के लिए की गई पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ की हवाई यात्रा का सारा खर्च प्रत्याशी खाते में जुड़ेगा। वैसे स्टार प्रचारक के प्रचार का खर्च पार्टी के खाते में जुड़ता है, लेकिन चुनाव आयोग के इस फैसले के बाद अब कमलनाथ की सभाओं का खर्च और प्रचार में हवाई यात्रा का खर्च भी प्रत्याशी के खाते में ही जोड़ा जाएगा। चुनाव आयोग की इस कार्रवाई के खिलाफ अब कांग्रेस पार्टी कोर्ट का रुख करेगी। कांग्रेस के मध्य प्रदेश यूनिट के मीडिया कोऑर्डिनेटर नरेंद्र सलूजा ने कहा, चुनाव आयोग की तरफ से पार्टी नेता कमलनाथ को स्टार प्रचारक का दर्जा खत्म कर दिया गया है। इस फैसले के खिलाफ पार्टी कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। मध्य प्रदेश में 3 नवंबर को 28 सीटों के लिए विधानसभा का उपचुनाव होने जा रहा है, लेकिन पिछले दिनों चुनाव प्रचार के दौरान राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ने महिला मंत्री के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया था, जिसके विरोधियों ने चुनाव आयोग से इसकी शिकायत भी की थी। चुनाव आयोग ने अपने आदेश में कहा कि आदर्श आचार संहिता के बार उल्लंघन और कमलनाथ को जारी की गई सलाह की पूरी तरह से अवहेलना करने को लेकर आयोग मध्य प्रदेश विधानसभा के वर्तमान उपचुनावों के लिए मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के स्टार प्रचारक का दर्जा तत्काल प्रभाव से समाप्त करता है। आयोग ने कहा कि कमलनाथ को स्टार प्रचारक के रूप में प्राधिकारियों द्वारा कोई अनुमति नहीं दी जाएगी। हालांकि अब यदि कमलनाथ द्वारा कोई चुनाव प्रचार किया जाता है तो यात्रा, ठहरने और दौरे से संबंधित पूरा खर्च पूरी तरह से उम्मीदवार द्वारा वहन किया जाएगा, जिसके निर्वाचन क्षेत्र में वे चुनाव प्रचार करेंगे। गौरतलब है कि कांग्रेस नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम ने एक चुनावी सभा में बीजेपी प्रत्याशी और मंत्री इमरती देवी को आइटम कह दिया था। चारों तरफ से घिरने के बाद पहले तो कमलनाथ ने कहा था कि आइटम कोई अपमानजनक शब्द नहीं है। उन्होंने कई अजीबोगरीब तर्क देते हुए कहा कि विधानसभा और संसद में भी आइटम नंबर कहा जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि वे नाम भूल गए थे। हालांकि बाद में उन्होंने अपने बयान पर खेद भी जताया। उधर इमरती देवी ने कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी से कहा था कि कमलनाथ को पार्टी के सभी पदों से हटा दिया जाए। कमलनाथ के विरोध में मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मौन उपवास भी रखा था। उन्होंने कहा था कि कमलनाथ को प्रदेश की हर बेटी से माफी मांगनी चाहिए। द रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। पाकिस्तान में अभिनंदन वर्धमान की रिहाई को लेकर हुए महाखुलासे के बाद पीएम मोदी ने विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। बिना नाम लिए राहुल गांधी से लेकर अरविंद केजरीवाल तक सबकी बोलती पीएम मोदी ने बंद कर दी। पीएम मोदी ने पुलवामा हमले का जिक्र करते हुए कहा कि जब हमारे देश के जवान शहीद हुए थे उस वक्त भी कुछ लोग राजनीति में लगे हुए थे। उन्होंने कहा कि पूरा देश वीर जवानों की शहादत से दुखी था, लेकिन कुछ लोग इस दुख में शामिल नहीं थे। पीएम ने कहा कि ऐसे लोगों को देश कभी भूल नहीं सकता। उन्होंने कहा कि उस वक्त वे सारे आरोपों को झेलते रहे, भद्दी भद्दी बातें सुनते रहे। पीएम मोदी ने कहा कि मेरे दिल पर गहरा घाव था, लेकिन पिछले दिनों पड़ोसी देश से जिस तरह की खबरें आई हैं, जो उन्होंने स्वीकार की हैं, इससे इन दलों का चेहरा उजागर हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी पाकिस्तान की इमरान खान सरकार के मंत्री फवाद चौधरी की संसद में पुलवामा हमले को लेकर कबूलनामे का जिक्र कर रहे थे। फवाद ने पाकिस्तानी संसद में कहा था कि पुलवामा हमला उनकी सरकार के कार्यकाल की बड़ी उपलब्धि है। गुजरात के केवड़िया में देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की 145वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि जब मैं अर्धसैनिक बलों की परेड देख रहा था तो मन में एक तस्वीर थी। ये तस्वीर थी पुलवामा हमले की। उन्होंने कहा कि देश भूल नहीं सकता कि तब कैसी कैसी बातें कही गईं, कैसे कैसे बयान दिए गए। देश भूल नहीं सकता कि जब देश पर इतना बड़ा घाव लगा था तब स्वार्थ और अहंकार से भरी भद्दी राजनीति कितने चरम पर थी। पीएम मोदी ने राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल जैसे विरोधियों का नाम लिए बिना उन पर जबरदस्त निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अब जबकि पाकिस्तान ने सच स्वीकार कर ही लिया है तो उनके असली चेहरे सामने आ गए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की दुहाई देते हुए राजनीतिक दलों से कहा कि मैं ऐसे राजनीतिक दलों से आग्रह करूंगा कि देश की सुरक्षा के हित में हमारे सुरक्षा बलों के मनोबल के लिए कृपा करके ऐसी राजनीति न करें, ऐसी चीजों से बचें। अपने स्वार्थ के लिए जाने अनजाने आप देश विरोधी ताकतों के हाथों में खेलकर न आप देश का हित कर पाएंगे और न ही अपने दल का। पीएम ने कहा कि जिस प्रकार पाकिस्तान की संसद ने सत्य स्वीकारा किया, इससे इन लोगों के असली चेहरे देश के सामने आ गए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उस साल फरवरी में केंद्र पर हमला करते हुए आरोपों के संदर्भ में कई सवाल पूछे थे और ये भी कहा था कि बीजेपी को ऐसे नृशंस हमले से फायदा हो सकता है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर पुलवामा हमले पर 3 सवाल पूछे थे। उन्होंने लिखा था कि जब हम पुलवामा के 40 शहीदों को याद कर रहे हैं, तब हमें पूछना चाहिए कि पुलवामा आतंकी हमले से सबसे ज्यादा किसको फायदा हुआ। पुलवामा आतंकी हमले को लेकर हुई जांच से क्या निकला? सुरक्षा में चूक के लिए मोदी सरकार में किसकी जवाबदेही तय हुई? कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बीके हरिप्रसाद ने भी आरोप लगाया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके पाकिस्तानी समकक्ष इमरान खान के बीच मैच फिक्सिंग हुई थी, जिससे पुलवामा में आतंकी हमला हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। पीएम मोदी के खिलाफ दिन रात ट्वीट, पंजाब में ट्रैक्टर पर सैर और फिर बिहार में 2-4 रैलियां। इतना करते करते कांग्रेस के प्रेसिडेंट इन वेटिंग राहुल गांधी काफी थक गए हैं। इतना थक गए कि बिहार चुनाव के बीच महागठबंधन और कांग्रेस की डगमगाती नाव को ऐसे ही छोड़ दिए। मध्य प्रदेश के कमलनाथ की तो उन्होंने कोई चिंता ही नहीं की और राहुल गांधी आराम फरमाने निकल गए 4 दोस्तों के साथ। राहुल गांधी अपनी थकान मिटाने विदेश नहीं बल्कि प्रियंका वाड्रा के हिमाचल वाले घर चले गए। कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी बिहार विधानसभा के प्रथम चरण के चुनाव संपन्न होने और पंजाब में किसान आंदोलन की थकान मिटाने शुक्रवार दोपहर बाद शिमला पहुंचे। 4 दोस्तों के साथ यहां पहुंचे राहुल गांधी अपनी बहन प्रियंका वाड्रा के घर छराबड़ा में 2 दिन रहेंगे। इसके बाद वे नई दिल्ली लौट जाएंगे। सूत्र बताते हैं कि राहुल गांधी सड़क मार्ग से दोपहर 1:30 पर छराबड़ा पहुंचे। इसकी जानकारी प्रदेश कांग्रेस को भी नहीं है। प्रदेश कांग्रेस के एक वरिष्ठ उपाध्यक्ष को ही उनके छराबड़ा आने की सूचना दी गई थी। राहुल दिन भर छराबड़ा में ही रहे और आसपास के क्षेत्र के प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते रहे। राहुल गांधी अकेले ऐसे नेता हैं जो बीच समर में थक जाते हैं और उन्हें आराम करने की सख्त जरूरत महसूस होती है। पहले तो राहुल गांधी चुनाव खत्म होने का इंतजार करते थे, लेकिन बिहार के पहले चरण के मतदान के बाद ही वे थक गए। मध्य प्रदेश तो वे चुनाव प्रचार करने गए भी नहीं, जहां 28 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं और इस उपचुनाव के नतीजों का असर सरकार के बनने बिगड़ने पर पड़ सकता है। लेकिन कमलनाथ ने कांग्रेस के वचन पत्र के आवरण पर राहुल गांधी की तस्वीर नहीं छापी। संकेत मिल गए थे कि कमलनाथ को राहुल गांधी की जरूरत शायद प्रचार के लिए तो नहीं है। 2 दिनों तक 4 दोस्तों के साथ आराम फरमाकर राहुल गांधी वापस तरोताजा होकर दिल्ली आएंगे। तब तक बिहार में कांग्रेस ऐसे ही कटी पतंग की तरह बीजेपी जेडीयू का मुकाबला करती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। बीजेपी ने बिहार के लिए जारी चुनावी घोषणा पत्र में ये वादा किया था कि सत्ता में आने पर वे हर एक नागरिक को कोरोना का टीका मुफ्त में उपलब्ध करवाएंगे। बीजेपी के इस वादे से कांग्रेस सहित पूरे विपक्ष को मिर्ची लग गई थी। असल में विपक्षी पार्टियों ने इसे केंद्र सरकार का सिर्फ बिहार के लिए किया गया वादा समझकर जबरदस्त विरोध किया। राहुल गांधी का एक करीबी इस वादे के खिलाफ चुनाव आयोग तक पहुंच गया। वह चुनाव आयोग ने भी बीजेपी को क्लीन चिट देते हुए कहा कि इस वादे में कुछ भी गलत नहीं है। चुनाव आयोग में बीजेपी के खिलाफ पिछले सप्ताह शिकायत दायर की गई थी, जिस पर फैसला सुनाते हुए चुनाव आयोग ने ये बात कही। तथाकथित आरटीआई एक्टिविस्ट और राहुल गांधी के करीबी साकेत गोखले ने चुनाव आयोग से शिकायत करते हुए आरोप लगाया था कि ये केंद्र सरकार की शक्तियों का खुला उल्लंघन है और मतदाताओं को भ्रमित करने की एक चाल। उनका कहना था ये गलत है क्योंकि अब तक वैक्सीन पॉलिसी पर फैसला नहीं आया है। हालांकि चुनाव आयोग का तब भी यही स्टैंड था जब 2019 लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने अपनी न्याय योजना के जरिए 25 करोड़ लोगों को 72,000 रुपए प्रतिवर्ष देने का वादा किया था। आयोग ने इसके खिलाफ आई शिकायत पर कांग्रेस के पक्ष में फैसला सुनाया था। आयोग ने गोखले को दिए एक रिप्लाई में कहा, वादे में ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए जो भारतीय संविधान के विरुद्ध हो जाता हो। साथ ही आदर्श आचार संहिता के हवाले से दूसरी बात ये बताई गई कि ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जिससे मतदाताओं को किसी ऐसी प्रक्रिया से लुभाया जाए जो चुनावी प्रक्रिया की पवित्रता को भंग करता हो। इस प्रतिक्रिया में चुनाव आयोग ने कहा कि घोषणा पत्र किसी खास चुनाव के लिए ही बनाए जाते हैं। साथ ही कहा कि इस वादे में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का कोई भी मामला नहीं बनता है। बीजेपी के इस वादे का विरोध करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा था,
कि कोरोना वायरस की वैक्सीन पर पूरे देश का अधिकार है, ये बीजेपी का नहीं है। आरजेडी ने कहा था कि बिहार के लोगों के पास आत्मसम्मान है और वो कुछ भी रुपयों के लिए अपने बच्चों के भविष्य को नहीं बेचेंगे। बिहार की बीजेपी के प्रभारी भूपेंद्र यादव ने कहा कि स्वास्थ्य एक सार्वजनिक नीति है और इस पर घोषणा की जा सकती है। उन्होंने कहा कि ये ऐसा ही है जैसे कर्ज माफी की घोषणाएं की जाती हैं। अमेरिका में प्रेसिडेंट पद के उम्मीदवार जो बाइडेन ने भी अपने देशवासियों से वादा किया कि अगर उनकी जीत होती है तो वे मुफ्त में कोरोना वायरस की वैक्सीन मुहैया करवाएंगे। उन्होंने कहा था कि अगर वो राष्ट्रपति बनते हैं तो सभी अमेरिकी नागरिकों को मुफ्त में कोरोना वैक्सीन मिलेगी कि सुरक्षित और प्रभावशाली वैक्सीन के आते ही ये सबके लिए उपलब्ध होनी चाहिए, भले ही किसी ने स्वास्थ्य बीमा करवाया हो या नहीं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के विधायकों के इस्तीफे का सिलसिला रुकने वाला नहीं है। उपचुनावों के दौरान एक विधायक के इस्तीफे से कांग्रेस उभर भी न पाई थी कि अब मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री और बीजेपी नेता मोहन यादव ने ये कहकर कांग्रेस को मुश्किल में डाल दिया कि उसके कम से कम 4 विधायक उनके संपर्क में हैं और वे कभी भी कांग्रेस से इस्तीफा दे सकते हैं। कांग्रेस विधायकों के थोक के भाव में हुए इस्तीफे की वजह से ही कमलनाथ की सरकार गिरी थी, लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस से इस्तीफा देने वालों का सिलसिला रुक ही नहीं रहा। अब तो ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या कांग्रेस अपने विधायकों को एकजुट नहीं रख सकती? जब विधायक ही नहीं संभल रहे तो फिर वे सरकार कैसे चला पाएंगे? उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने दावा किया कि 4 से ज्यादा कांग्रेस विधायक उनके संपर्क में हैं और बीजेपी में आने को तैयार हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कई विधायक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के संपर्क में हैं, जिनका कांग्रेस में दम घुट रहा है। शाहजहांपुर आए मोहन यादव ने कहा कि कांग्रेस के कई विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं। उज्जैन संभाग के 4 विधायक तो उनके ही संपर्क में हैं। यादव ने कहा कि कांग्रेस के अंदर लोगों का दम घुट रहा है। विकास के मामलों और अन्य मुद्दों पर कांग्रेस फेल हुई है। कांग्रेस के इन्हीं कर्मों की वजह से विधायकों ने पार्टी का दामन छोड़कर बीजेपी का हाथ थामा है। मंत्री यादव ने कहा कि बीजेपी के संपर्क में आने वाले विधायकों को फिलहाल खुद की पार्टी में रहने की नसीहत दी है। यादव ने यह भी कहा कि बीजेपी दूसरी पार्टियों को तोड़ना नहीं चाहती, लेकिन कोई अपनी मर्जी से आना चाहे तो उसका स्वागत है। कश्मीर में चीन के शासन की बात कहने वाले फारूक अब्दुल्ला को एक बार फिर से अपने घर में बंद कर दिया गया है। नजरबंदी से रिहाई के बाद से फारूक अब्दुल्ला लगातार देश विरोधी बयानबाजी करने में लगे थे। महबूबा मुफ्ती कम्युनिस्ट और कांग्रेस के साथ गठजोड़ कर फारूक का इरादा कश्मीर को अस्थिर करने का था और इसी इरादे के साथ फारूक हजरत बल दरगाह नवाज के लिए जाना चाहते थे, लेकिन प्रशासन ने इस बात की इजाजत ही नहीं दी। फारूक अब्दुल्ला को हजरत बल जाने से रोके जाने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा कि जम्मू कश्मीर में पार्टी अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला को घर के बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। पार्टी ने दावा किया कि ईद मिलाद उन नबी के मौके पर उन्हें घर से बाहर नहीं निकलने दिया गया, जिसके कारण वे बाहर जाकर नमाज नहीं पढ़ सके। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुताबिक फारूक अब्दुल्ला हजरत बल दरगाह जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें ऐसा करने से रोक दिया गया। वहीं इस मामले में अभी तक प्रशासन की ओर से कोई टिप्पणी नहीं की गई है और इस पूरे मामले पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की ओर से ट्वीट कर बताया गया कि जम्मू कश्मीर प्रशासन ने पार्टी अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के आवास को पूरी तरह से बंद कर दिया है। उन्हें नमाज पढ़ने के लिए दरगाह हजरत बल जाने से भी रोक दिया गया। ईद उल मिलादुन नबी के पवित्र अवसर पर प्रार्थना के मौलिक अधिकार के उल्लंघन की निंदा करता है। बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला डल झील के किनारे हजरत बल दरगाह पर जाकर नमाज पढ़ने वाले थे। वे नमाज पढ़ने के लिए जैसे ही निकले तभी उन्हें घर से बाहर आने से रोक दिया गया। फारूक अब्दुल्ला को रोके जाने के बाद महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला ने भी इसका विरोध किया और अपनी नाराजगी जताई। लव जिहाद के बढ़ते मामलों के मद्देनजर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चेतावनी देते हुए कहा कि ये लोग सुधर जाएं, नहीं तो राम नाम सत्य की यात्रा के लिए एकदम तैयार रहें। इन्हें किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। योगी आदित्यनाथ इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक आदेश की चर्चा करते हुए कहते हैं कि शादी के लिए धर्म परिवर्तन को मान्यता नहीं मिलनी चाहिए और इस वजह से सरकार भी निर्णय ले रही है। हम लव जिहाद को सख्ती से रोकने का काम करेंगे और एक प्रभावी कानून बनाएंगे। सीएम योगी ने कहा कि छद्म भेष में नाम छिपाकर जो लोग बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं उन्हें मैं चेतावनी देता हूं, उनकी राम नाम सत्य यात्रा निकलने वाली है। हम लोग मिशन शक्ति के कार्यक्रम को इसलिए चला रहे हैं, मिशन शक्ति के कार्यक्रम का मतलब यही है, हम हर माँ बहन की सुरक्षा की गारंटी देंगे। फिर भी दुस्साहस किया तो ऑपरेशन शक्ति अब तैयार है। इसका उद्देश्य यही है कि हम हर हाल में सुरक्षा करेंगे, उनके सम्मान की। न्यायालय के आदेश का पालन होगा और बहन बेटियों का सम्मान होगा।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि केवल शादी के लिए धर्म परिवर्तन वैध नहीं है। विपरीत धर्म के जोड़े की याचिका को खारिज करते हुए कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर होकर अपना बयान दर्ज करवाने की छूट दी है। याची ने परिवार वालों को उनके शांतिपूर्ण वैवाहिक जीवन में दखल देने पर रोक लगाने की हाईकोर्ट से मांग की थी। कोर्ट ने इस याचिका पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। ये आदेश न्यायमूर्ति MC त्रिपाठी ने प्रियांशी उर्फ समरीन और अन्य की याचिका पर दिया है। कोर्ट ने कहा कि एक याची मुस्लिम तो दूसरा हिंदू है। लड़की ने 29 जून 2020 को हिंदू धर्म स्वीकार किया और एक महीने बाद 31 जुलाई को विवाह कर लिया। कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड से साफ है कि शादी करने के लिए धर्म परिवर्तन किया गया। कोर्ट ने नूरजहां बेगम केस के फैसले का हवाला दिया, जिसमें कोर्ट ने कहा कि शादी के लिए धर्म बदलना स्वीकार्य नहीं है और इस केस में हिंदू लड़की ने धर्म बदलकर मुस्लिम लड़के से शादी की थी। सवाल ये था, क्या हिंदू लड़की धर्म बदलकर मुस्लिम लड़के से शादी कर सकती है और ये शादी वैध होगी? कुरान की हदीस का हवाला देते हुए कोर्ट ने कहा कि इस्लाम के बारे में बिना जाने और बिना आस्था और विश्वास से केवल शादी करने के उद्देश्य से धर्म बदलना स्वीकार्य नहीं है। ये इस्लाम के खिलाफ है और इसी फैसले का हवाला देते हुए कोर्ट ने मुस्लिम से हिंदू बनकर शादी करने वाली याचिकाकर्ता को राहत देने से इनकार कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद का समर्थन कर रहे मलेशिया के पूर्व PM महातिर मोहम्मद, तुर्की और भारत में कांग्रेस के नेताओं को आड़े हाथों लिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन के अवसर पर PM मोदी ने फ्रांस की घटनाओं का जिक्र तो नहीं किया, मगर कहा कि जिस तरह से कुछ लोग आतंकवाद के समर्थन में खुलकर सामने आ गए हैं, वो आज वैश्विक चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि दुनिया के सभी देशों की सरकारों को आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। PM मोदी ने कहा कि आतंकवाद हिंसा से कभी भी किसी का कल्याण नहीं हो सकता। PM मोदी ने देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद परेड में हिस्सा लिया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि आत्मनिर्भर देश ही अपनी प्रगति के साथ साथ अपनी सुरक्षा के लिए आश्वस्त रह सकता है। इसलिए आज देश रक्षा के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बनने की ओर बढ़ रहा है। इतना ही नहीं, सीमाओं पर भी भारत की नजर और नजरिया अब बदल गया है। उन्होंने कहा कि आज भारत की भूमि पर नजर गड़ाने वालों को मुंहतोड़ जवाब मिल रहा है। आज का भारत सीमाओं पर सैकड़ों किलोमीटर लंबी सड़कें बना रहा है, दर्जनों ब्रिज, कई सुरंगें बनाई गई हैं। प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पर फ्रांस का जिक्र नहीं किया, लेकिन इशारों में उन्होंने ऐसी घटनाओं को सही ठहराने वालों को आड़े हाथों जरूर लिया। उन्होंने कहा कि बीते कुछ समय से दुनिया के कई देशों में जो हालात बने हैं, जिस तरह से लोग आतंकवाद के समर्थन में खुलकर सामने आ गए हैं, वो आज वैश्विक चिंता का विषय है। आज के माहौल में दुनिया के सभी देशों को, सभी सरकारों को, सभी पंथों को आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। शांति, भाईचारा और परस्पर सादर का भाव ही मानवता की सच्ची पहचान है। आतंकवाद और हिंसा से कभी किसी का कल्याण नहीं हो सकता। मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद ने हिंसक घटनाओं के समर्थन में लिखा था कि मुस्लिमों को लाखों फ्रांसीसियों के साथ हिंसा का अधिकार है। ट्विटर ने महातिर मोहम्मद का यह ट्वीट हटा दिया था, लेकिन वैश्विक स्तर पर इससे मिलती जुलती कई प्रतिक्रियाएं सामने आईं। फ्रांस समेत यूरोप के कई देशों में, यहां तक कि एशिया में भी कई जगह फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। भारत सरकार ने जिसकी पहले ही निंदा की थी और फ्रांस के राष्ट्रपति के समर्थन में बयान दिया था। PM मोदी ने देश की सांस्कृतिक विविधता का जिक्र करते हुए जनता को सावधान किया कि भड़काने वाली ताकतों से सतर्क रहें। उन्होंने कहा कि हमारी विविधता ही हमारा अस्तित्व है। हम एक हैं तो असाधारण हैं, लेकिन साथियों, हमें यह भी याद रखना है कि भारत की ये एकता, ये ताकत दूसरों को खटकती भी रहती है। हमारी इस विविधता को ही वो हमारी कमजोरी बनाना चाहते हैं। ऐसी ताकतों को पहचानना जरूरी है।